नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने कहा खोला मोर्चा, कहा पूरा देश ईवीएम हटाने को बोल रहा है लेकिन चुनाव आयोग हमारी नहीं सुन रहा। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के CAA के खिलाफ UN और अमेरिका ने खोल दिया मोर्चा, कहा ये भारत के लिए बहुत ही ख़तरनाक। क्यों आखिरकार महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी चाहती है मुसलमान और हिंदू भाई बहन सड़कों पर उतरें, क्योंकि दोस्तों उसको एक पॉपुलैरिटी मिलेगी CAA से। और आखिरकार कैसे दोस्तों तेजस्वी यादव का गेम बिगाड़ने के लिए अब ओवैसी ने अपने 11 प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं पर यह भी बताएंगे कैसे केजरीवाल ने बीजेपी को उसके ही जाल में फंसा दिया बांग्लादेश और पाकिस्तान के चक्कर में। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले देश को बांटने की कोशिश कर रही है बीजेपी, देश में ऐसे कानून ला रही है, ऐसी चीज़ें कर रही है जिससे कि देश का माहौल और भाईचारा दोनों बिगड़ जाएं। राहुल ने कहा कि आज एक ज़ात को दूसरी ज़ात से लड़वाना, एक धर्म को दूसरे धर्म से उलझवा देना, एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाना, ये बीजेपी की फितरत है। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल पूरा देश कह रहा है कि फ़िलहाल देश में प्यार मोहब्बत भाईचारे की ज़रूरत है, लेकिन सरकार सिर्फ देश में नफ़रत फैलाने का काम कर रही है। राहुल ने कहा कि जो लोग आज नफ़रत फैला रहे हैं वो महिलाओं के साथ भी नहीं है। महिलाओं और आदिवासी और दलितों के साथ उन्होंने सिर्फ बुरा ही बुरा किया। आज तक दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन राहुल की 5 गारंटियों ने सरकार की नींद उड़ा दी। जहां पर सबसे बड़ी गारंटी है हर महिला को 1 लाख रुपए हर साल सीधे उसके बैंक अकाउंट में, कोई झंझट या झिझक का काम नहीं होगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने कैसे बीजेपी को उसी के जाल में फंसा दिया। दोस्तों ये है केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक। दरअसल दोस्तों केजरीवाल का कहना है कि अगर CAA देश में लागू होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो CAA लाए हैं ये देश के लिए ख़तरनाक है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल देश से में अगर बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को जगह मिलेगी तो तमाम जो हमारे देश के बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पाएंगी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पर 3 करोड़ हिंदुस्तानी रहते हैं, और अगर इन सबको दोस्तों नागरिकता दी जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल देश का जो युवा है, जो देश के बच्चे हैं, केजरीवाल ने कहा उनको कहाँ से नौकरी मिलेगी। बेसिकली ये है, केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को नौकरी देकर हमारे बच्चों को बेरोज़गार रखना चाहती है, और वो चाहती है कि उन्हें बिल्कुल भी रोज़गार ना मिले। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, ये बिल एंटी मुसलमान इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें मुसलमानों को छोड़कर बाकी सबको नागरिकता दी जा रही। तो अब आप समझ लीजिए, मोदी सरकार सिर्फ अपना हिंदुत्व का कुंभा बढ़ाने के चक्कर में, ताकि उसको और वोट मिला करें। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। UN अमेरिका ने दोस्तों जताई चिंता, कहा फिलहाल CAA भारत के लिए बेहद ही ख़तरनाक। दरअसल आपको बताते चले, अब दोस्तों US और UN ने अपनी चिंता जताई है। UN ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। UN का कहना है कि फ़िलहाल CAA एंटी मुसलमान है। आपको बताते चलें मुस्लिम विरोधी कानून माना जा रहा है CAA। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, ये देश के संविधान के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला लेना चाहिए। वैसे अभी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले लिए हैं दोस्तों जो देश के संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे चुनावी चंदा। DY चंद्रचूड़ का यह फैसला बहुत ही ज़बरदस्त, और इसकी सराहना भी करना चाहिए। अभी हाल ही में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी चीज़ें जहां पर मोदी सरकार की पोल खोलने का काम किया है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि जो जनता के हक़ में आ रहा है फैसले, इस पर भी DY चंद्रचूड़ को ये फैसला ज़रूर लेना चाहिए कि इस पर रोक लगना चाहिए। क्योंकि हम आपको बताते चले दोस्तों, इस पर कई बयानबाजियां हो चुकी हैं, लेकिन कहीं से भी कान पकड़िए। CAA दोस्तों मुस्लिम विरोधी कानून है। ये भले ही नागरिकता लेने नहीं देने का कानून है, लेकिन ये सिर्फ एक हिंदुत्व के बल पर बनाया हुआ कानून है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में फिट नहीं बैठता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश का है दोस्तों, मतलब कि हमारे देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, वो साफ साफ ये कहता है कि आप धर्म के आधार पर कोई भी कानून नहीं बना सकते, लेकिन ये कानून धर्म के आधार पर बना है।
आप सिखों को दे रहा हो, आप जो है हिंदू भाइयों को नागरिकता दे रहा हो, लेकिन जो देश के मुसलमान विदेश गए थे और जो वहाँ से यहाँ आए हैं उनको आप नागरिकता नहीं दोगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि उसके बाद भी मतलब सब कुछ दिख रहा है, उसके बाद भी सरकार कह रही है मुस्लिम विरोधी नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। इस बार दोस्तों कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में चौंकाने वाले नाम देखकर बीजेपी टेंशन में आ गई है। दरअसल आपको बताते चले, पहला राहुल गांधी की 5 गारंटियाँ और उसके बाद राहुल गांधी की दूसरी लिस्ट ने बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। आपको बताते चले, इस बार कांग्रेस कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस बार दोस्तों वो सत्ता से चूके। इस बार कांग्रेस का प्लान जो है दोस्तों वो फुल प्रूफ है, और अगर देखा जाए दोस्तों तो इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि दोस्तों 2024 के लिए इस बार अरविंद केजरीवाल बड़े ही दिमाग से खेल रहे हैं। और था दूसरी तरफ आपको बताते चले, कांग्रेस ने भी अपने हाथ मजबूत कर लिए हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में किसान, मुसलमान, दलित, पिछड़े आदिवासियों के साथ जो किया है वो दुनिया ने देखा है। आप समझ लीजिए, इस देश के अल्पसंख्यक असुरक्षित हो चुके हैं, दलित पिछड़ों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को नहीं हटाना चाहती। राहुल गांधी बोले पूरा देश अपील कर रहा है कि ईवीएम को हटाओ, लेकिन बीजेपी ईवीएम से प्रेम करती है। दरअसल दोस्तों कल राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर ऐसी बात बोल दी जिसके बाद हड़कंप मच गया। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश कह रहा है कि ईवीएम में कुछ तो कमी है। हम चुनाव आयोग के पास गए तो चुनाव आयोग ने हमारी बात तक नहीं सुनी। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल जब ईवीएम में गड़बड़ी है तभी तो देश ईवीएम को हटाने की मांग कर रहा है, लेकिन ईवीएम को नहीं हटाया जा रहा है। सीधी सी बात ये है दोस्तों, मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में नहीं आती है। पूरे देश, जब बड़े बड़े देश अमेरिका, और यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वहाँ तक दोस्तों जो है बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो इंडिया में आखिरकार ईवीएम से क्यों हो रहा है? खुद जापान तक में दोस्तों ईवीएम यूज़ नहीं की जाती, चीन में भी ईवीएम का यूज़ नहीं होता। तब आप समझ सकते हैं जिस राज्य ने ये मशीन बनाई है ईवीएम, चाइना ने, वो खुद ही दोस्तों नहीं कराता है जो है ईवीएम से चुनाव। तब आप समझ लीजिए कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ क्या हैं, वो कैसे ईवीएम के बल पर दोस्तों गेम करती है। और ये इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल जो तराजू वगैरह आते हैं तोलने के, वो भी इलेक्ट्रिक होते हैं। उसमें ऐसी मिस्टेकें आ जाती हैं, वज़न कुछ होता है वो बता कुछ देता है। कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं दोस्तों, इसमें कभी भी कुछ खेल किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के खुद 4 लोग ईवीएम बनाने वाली कंपनी में भरे पड़े हैं, तो फिर भरोसा ही कैसे किया जा सकता है? ईवीएम में तो पहले से ही कुछ भी कर देते होंगे, और ये आप भी जानते हो कि ये बात झूठी नहीं है। वरना ईवीएम को इतना सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? क्यों चुनाव आयोग ईवीएम के लेकर इतना जो है प्यार करता है ईवीएम से कि उसको हटाना वो ज़रूरी नहीं समझ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार पूरा देश जो है वो करेगा एकजुट होकर इंडिया को वोट। अखिलेश यादव ने कर दी लोगों से अपील। आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने कहा कि याद कीजिए बीजेपी ने आपको 2014 में क्या वादे किए थे। उसने कहा था कि हम आप किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। उसने कहा था कि हम महंगाई को इतना कम कर देंगे कि लोग कहेंगे मोदी के नसीब से हमारा नसीब बना है। यही नहीं दोस्तों, पेट्रोल डीजल को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा मनमोहन सिंह साहब को घेरते थे जब वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन दोस्तों आज जब खुद ने, आप समझिए, पूरे देश में महंगाई को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है तो प्रधानमंत्री चुप है। सीधी सी बात ये दोस्तों, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर यहाँ पर हमलावर हो गए वो, और उन्होंने साफ कहा है कि देश में जानबूझकर इस चीज़ को लागू होने से रोका जा रहा है दोस्तों। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल देश के लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, अगर आप महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को सपोर्ट करते हो तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप जो है इन तमाम मुद्दों को, इन महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को सपोर्ट करने का काम कर रहा हो। और इसी को लेकर जमकर हंगामा भी मचा हुआ है। यहाँ पर साफ बात की जा रही है कि फ़िलहाल मोदी सरकार के जाने का समय आ गया है। आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव को झटका देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने उतार दिए बिहार में अपने 11 प्रत्याशी। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, ओवैसी अब तेजस्वी का गेम बिगाड़ने वाले। तेजस्वी यादव के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 11 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है ये 11 प्रत्याशी तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये पूरा मामला भी समझ लीजिए कि दरअसल ये मामला है क्या। सब जानते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आप एक चीज़ नहीं जानते,
वो ये है दोस्तों कि इन प्रत्याशी को उतारने का मतलब और मकसद है क्या तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव दोस्तों यहाँ पर चाहते हैं कि वो खास कर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दें। और दोस्तों तेजस्वी इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन का गेम बिगाड़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कई मुस्लिम लोग ऐसे हैं जो ओवैसी को वोट देंगे दोस्तों, और ओवैसी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर गेम बिगाड़ने का काम करेंगे। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आप सच में बीजेपी को हटाना चाहते हो, हराना चाहते हो दोस्तों, किसी को भी वोट दो, एकजुट होकर देना, आधे इधर आधे उधर मत जाना, वरना दोस्तों जो सीटों पर लोग खड़े हुए हैं, मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हुए हैं, वो हार जाएंगे। जो चाहे वो आरजेडी के लोग हों या ओवैसी के लोग हों, अगर आप एकजुट होकर दोस्तों तेजस्वी यादव को या फिर कांग्रेस को वोट दोगे तो ये समझिए कि इंडिया गठबंधन के जीतने के चांस 100% हो जाएंगे। और अगर आप लोग बट गए, अगर आप लोग ने आधे ओवैसी को दे दिए, आधे लोगों ने इधर वोट दे दिया, तो आप समझिए 10-10, 100-100 वोटों से भी हार सकता है एक प्रत्याशी, ये आप अच्छे से जानते हो। मान लीजिए तेजस्वी के प्रत्याशी को 100 वोट की ज़रूरत है, लेकिन वो 100 वोट ओवैसी के प्रत्याशी को मिल गए, तो तेजस्वी एक सीट हार जाएंगे। तो यही कह रहा हूँ मैं कि कोई भी बटना मत, एकजुट होकर वोट देना, ताकि दोस्तों इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन पाए। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरी महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती बोली बीजेपी चाहती है कि लोग जो है देश में सड़कों पर उतरें और CAA के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर हंगामे करें। आपको बता दें चले महबूबा मुफ्ती का कहना है कि फ़िलहाल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये कानून लाकर सिर्फ मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, चाल है बीजेपी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी बहुत ही शातिरनेस के साथ गेम खेल रही है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस चीज़ को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी होगी। इस चीज़ को बिल्कुल भी सड़कों पर ना उतरा जाए, ना हंगामा किया जाए। यही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि CAA कानून के ख़िलाफ़ जो याचिका दायर हो चुकी है, और जो कुछ समय में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाए हैं वो ऐतिहासिक फैसले रहे हैं। इसी को लेकर एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वेट किया जाए, क्योंकि जिनको दोस्तों आप 3-3, 4-4 साल पहले नागरिकता कानून के चक्कर में उठाया था, वो आज भी बेचारे जेल में बंद हैं। उनकी कोई गलती नहीं है दोस्तों, सिर्फ उन्होंने इस सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किए, उन्होंने इस सरकार का कट्टा छिट्टा खोला NRC CAA को लेकर, तो उनको बिना नॉन बेलेबल तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया UAPA के तहत, और आज तक उनको बेल नहीं मिली है। 2-3 साल हो चुके हैं। उमर खालिद को ले लीजिए, उमर खालिद की क्या गलती थी दोस्तों? उमर खालिद ने सिर्फ CAA NRC का विरोध किया था और वो मुसलमानों की आवाज़ बन रहे थे, लेकिन उमर खालिद को इतने लंबे समय से जेल में पटक रखा है, लगभग 2 से 2.5 साल होने वाले हैं। आज तक अभी तक उमर खालिद को बेल नहीं मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार ना सिर्फ मुस्लिम विरोधी है, बल्कि उन लोगों को भी जेल में बंद करके रखती है जो लोग सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे बोले राहुल की 5 गारंटियाँ देश को बदल देंगी। राहुल गांधी में वो क्षमता है कि वो देश को बदल सकते हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने पहले भी कहा है कि जिस दिन वो प्रधानमंत्री बन गए देश के, सबसे पहले वो बेरोज़गारी को मिटाने का काम करेंगे। दोस्तों मुझे पता नहीं क्यों भरोसा है कि राहुल गांधी इस देश के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित होंगे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूँ या वो मेरे फेवरेट है। हाँ, मुझे राहुल गांधी पसंद है दोस्तों, उनकी सोच पसंद है, उनका जो राजनीति करने का तरीका है इंसानियत वाला, वो मुझे पसंद है, जो भाईचारे की वो बात करते हैं। मुझे बीजेपी से इसलिए नफ़रत है दोस्तों क्योंकि बीजेपी जब से आई है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब कुछ कर रही है। ये चीज़ राजनीति में होना देश के लिए ख़तरनाक है। इसीलिए दोस्तों राहुल गांधी की जो बातें हैं उसको जनता सपोर्ट करती है और वोट भी मिलता है दोस्तों, लेकिन कई बार खेल कर दिया जाता है। लेकिन इस बार राहुल गांधी की छवि एक अलग है। इस बार राहुल गांधी एक योद्धा हैं दोस्तों देश के, जिन्होंने अपनी राजनीति को बदल डाला है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले संजय रावत का कहना है बीजेपी अपना वोट बैंक तैयार करती है, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर तो कभी CAA लाकर। उन्होंने कहा कि सरकार को अगर इतनी चिंता थी विदेशों के लोगों की तो उसने चुनाव से पहले इसको लागू क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये 2-3 साल से इस पर चर्चा चल रही है लेकिन सरकार ने इस कानून को लागू नहीं किया था। यही नहीं दोस्तों, जिस बांग्लादेशियों
को अमित शाह बार बार कोस रहे थे कि दीदी तो चाहती हैं कि बांग्लादेश के घुसपैठी हमारे यहाँ पड़े रहें, हम CAA लाकर उनको हटा कर रहेंगे। लेकिन दोस्तों आप समझिए, आज उनको जो है ख़ास करके बांग्लादेशियों को नागरिकता देने की बात कर रहा है। तो अमित शाह का दोस्तों खुद का ही कोई भरोसा नहीं है, आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह के वर्ड थे ना कि नीतीश कुमार जी अब आपके लिए कभी बीजेपी के दरवाजे नहीं खुलेंगे, और नीतीश कुमार को अपनी गोद में बिठा लिया दूसरे ही दिन। तो आप समझिए, ये जो बीजेपी के लोग जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सिर्फ हवा ही है दोस्तों। इन लोगों की ज़बान में हड्डी नहीं है, इसलिए बोलते रहते हैं। और आप समझिए, नीतीश कुमार को इतना कोसने के बाद अपनी गोद में लेकर बैठ गए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों DY चंद्रचूड़ के बेटे का वीडियो हुआ वायरल। दरअसल दोस्तों कहते हैं ना कि जैसा बाप वैसा बेटा, ये कहावत आज सच होती हुई नज़र आ रही है। DY चंद्रचूड़ के बेटे ने दोस्तों 2020 में एक भाषण दिया था, जो भाषण CAA को लेकर था। उन्होंने क्या कहा था कि ये जो CAA है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि ये जो है देश के संविधान के ख़िलाफ़ है। उनका ये बयान अब वायरल हो रहा है। आपको बताते चलें, फिलहाल DY चंद्रचूड़ के बेटे हैं दोस्तों, अभिनव चंद्रचूड़, उनका ये बयान वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने 2020 में कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि दोस्तों ये असंवैधानिक है, CAA देश के ख़िलाफ़ है। यानी कि सीधी सी बात ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, उस संविधान में ये साफ कहा गया है कि धर्म के आधार पर किसी को भी कोई प्रिविलेजन नहीं दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों धर्म के आधार पर कोई कानून कुछ भी जो है उसको लागू नहीं कर सकते। आज बाबा साहब अम्बेडकर के न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं संविधान की, बल्कि बीजेपी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि हमें 400 सीटें जिता दो क्योंकि हम देश का संविधान बदलना चाहते हैं। मतलब कि बीजेपी को 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि वो देश के संविधान को बदलना चाहती है। हो सकता है बीजेपी का संविधान ये हो कि वो गोडसे को महान बता दे और दोस्तों गांधी जी को बुरा बता दे। हो सकता है बीजेपी का जो नया संविधान हो दोस्तों, उसमें जो है सावरकर की खूब तारीफ़ें की जाएं, हमारे देश के जितने भी योद्धा थे उनको बुरा बता दिया जाए, RSS को महान बता दिया जाए, विश्व हिंदू परिषद को ग्रेट बता दिया जाए और बाकी सारे लोगों को ख़राब बता दिया जाए। यही बीजेपी का नया जो है संविधान होगा। अगर बीजेपी के पास ये पावर होती कि वो संविधान बदल सकती दोस्तों, तो मैं लिख के देता हूँ, सबसे पहले तो वो RSS को महान बता देती और उसके बाद वो गांधी जी के हत्यारे गोडसे को बाइज्जत बरी कर देती उस जो नया संविधान होता। आप समझिए, ऐसा संविधान जो कि दोस्तों देश के किसी काम ना आए, जो देश को बदलने के लिए जो लोग सीटें पाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को वोट देना कहाँ तक सही है। मैं तो कहता हूँ जो लोग ख़ास करके धर्म के आधार पर वोट देते हैं, उन लोगों को तो शर्म आना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि 50% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बाकी बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके बल पर उसको वोट दिया जाए, तो सिर्फ हिंदुत्व के बल पर ही बीजेपी को वोट मिल रहा है। चाहे आपको अच्छा लगे ये बात सुनकर दोस्तों या बुरा लगे, जो लोग बीजेपी को वोट करते हैं वो सिर्फ एक ही वजह से वोट करते हैं, क्योंकि बीजेपी ये बताती है कि हम सबसे बड़े हिंदुत्ववादी हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। मतलब अरविंद केजरीवाल इनके हिसाब से हिंदू नहीं मुसलमान है, तेजस्वी यादव हिंदू नहीं मुसलमान है, तमाम बेचारे जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको यही कहा जाता है कि ये हिंदू विरोधी हैं। मतलब बीजेपी सबसे बड़ी हिंदुत्व की रखवाली है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आग बबूला हो उठे दोस्तों जो है यहाँ पर अखिलेश यादव बोले इस बार बीजेपी ने जो चाल चली है वो उसी के ऊपर उल्टी पड़ेगी। अखिलेश ने कहा कि इस बार बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिशें कर ले, उसको देश की जनता माफ़ नहीं करने वाली। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सिर्फ एक ही नीति है, देश में लोगों को नुकसान पहुंचाओ। सीधी सी बात ये दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो भी कर रही है वो देश के संविधान के ख़िलाफ़ तो है ही, लेकिन इस देश का संविधान ये भी कहता है कि बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर होगी। फ़िलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आप भी देश के संविधान को बचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइए आप किस पक्ष के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के या एक ऐसी NDA के साथ जो देश को तोड़ रही है। फ़िलहाल वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।